नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। संविधान की क्लास में हम लोग देख रहे हैं मूल अधिकार को। ठीक है, मूल अधिकार को क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं आपका अनुच्छेद 22। ठीक है जी हाँ, अनुच्छेद 22 की चर्चा हम लोग आज करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 के तहत अगर बात की जाए तो यहाँ पर दो प्रकार की जो है बातें की जाती है, या यूं समझिए कि दो प्रकार के गिरफ्तारियों की बातें की जाती है, या एक लाइन में आप इसमें समझिए कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये आपका है। गिरफ्तारी और निरोध निरोध से संरक्षण। ठीक है, से संरक्षण। गिरफ्तारी का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, अरेस्ट होता है, गिरफ्तार करने से संबंधित बात होती है। निरोध मतलब निरुद्ध करने से संबंधित होता है, निरुद्ध करने से संबंधित, यानी कि आपको बंद कर दिया जाए किसी विशेष मुद्दे को लेकर के, कोई घटना घटित होने की संभावना है, आपको जो है उस समय बंद कर दिया जाए तो निरोध होता है। निरोध नकारात्मक चीज आपके सामने ये आती है। ठीक है, तो इसमें जो है गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 22 में जो है ये कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित आपकी ये बात है। ठीक है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार एवं स्वतंत्रता से संबंधित है, और इसका जिक्र जो है आपका खंड में स्थापित किया, खंड में दिया गया है। खंड या अनुच्छेद 22 से 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो तरह की गिरफ्तारियां यहाँ पर जिक्र की जाती है। इसमें जो कहा गया है वो आपके दो तरह की गिरफ्तारियों का जिक्र करता है। ठीक है, निवारक निरोध और सामान्य गिरफ्तारी, यानी दो तरह की गिरफ्तारी चर्चा यहाँ पर होती है। पहला जो है आपका सामान्य दंडिक विधि के अधीन, सामान्य दंडिक विधि के अधीन, विधि के अधीन। ठीक है, और दूसरा जो आपका आता है इसमें निवारक निरोध के अधीन, निवारक निरोध। ठीक है, निवारक निरोध के अधीन, ये चीजें आपकी आती है। दो बातें आपकी यहाँ पर आती हैं, यानी जो गिरफ्तारी होती है ये दो चीजें दो तरह की होती है। एक तो सामान्य दंड प्रक्रिया के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है, और दूसरा निवारक निरोध के तहत किया जाता है। इनकी चर्चा हमें करनी है। अगर हम खंड 1 और 2 में बात करें, यानी कि 22(1) और 22(2) की बात करें तो ये सामान्य दंडिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी होगी। ठीक है, वहीं पर अनुच्छेद 22(3) से लेकर 22(7) की बात करें, 22(3) से लेकर के 22(7) की बात करें तो ये आपका जो है निवारक निरोध के तहत दंडिक प्रक्रिया के तहत, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी मानी जाएगी। ठीक है, अब इनको अलग अलग करके हम लोग समझते हैं। 1 और 2 में क्या प्रावधान है और क्या सुविधाएं हैं, वहीं पर 3 से लेकर के 7 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, क्या सुविधाएं हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 22(1) की। ठीक है, गिरफ्तारी जान ही रहे हैं गिरफ्तारी क्यों होती है। कोई दंड किए हैं आप, कोई अपराध किए हैं जिसके तहत आपकी गिरफ्तारी होती है। ठीक है, 22(1) और 2 अगर हम साथ लेके चलें, ठीक है, 22(1) और 2 सामान्य दंडिक प्रक्रिया के तहत है, इसको अगर हम साथ लेके चलें तो हमारे समय 22(1) और 2 दोनों लेकर के साथ में चलेंगे। हमारे सामने बात ये आती है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, सामान्य दंडिक प्रक्रिया के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी का कारण जानने का उसको अधिकार है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, जानने का अधिकार उसको है। बात समझिएगा इसको। आप जानते हैं कि जब कोई गिरफ्तार करने आता है तो आप कहते हैं कि भाई वारंट है, वारंट है। अगर वारंट है तो उसमें बताया गया रहेगा कि किस कारण से गिरफ्तारी हमारी हो रही है। तो कारण आप बताइए किस कारण से हमारी गिरफ्तारी हो रही है। पहला तो अधिकार हमारा ये है कि हम अपना कारण जाने कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात इसमें आती है
कि हम अपने रुचि के विधि व्यवसायी यानी किसी वकील की बात कर लें, किसी अधिवक्ता से बात कर लें, से परामर्श एवं बचाव का अधिकार प्राप्त करते हैं। यानी हमें अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं, यानी कि अगर गवर्नमेंट या पुलिस विभाग जो हमें गिरफ्तार कर रहा है, तो हम अपने बचाव पक्ष में एक वकील कर सकते हैं, एक अधिवक्ता कर सकते हैं परामर्श के लिए, बचाव के लिए। ठीक है, ताकि हो सकता है जो बात जो है वारंट में कही गई है, विपक्ष ने कहा है या दंड की बात कही गई है, वो हमने किया नहीं, झूठा आरोप हो, तो हमें बचने के लिए सुविधा दी जाती है कि आप एक वकील कर लीजिए, एक अधिवक्ता कर लीजिए, वो जो है आपको उसे सुरक्षा प्रदान करेगा और अपना परामर्श आपको अपना परामर्श जो है आपका रखेगा, वहाँ पर गवर्नमेंट के सामने रखेगा कि अपराध आप नहीं किए। तो ये जो है एक वकील करने का भी या एक अधिवक्ता करने का भी अधिकार आपका इसमें 22(1) और 2 के तहत आता है। ठीक है, अगर हम इसमें तीसरी बात करें, अधिवक्ता के बाद जो है अगर हम इसमें तीसरी बात करें, अगर आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो विदिन 24 आवर 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर जो है निकटतम मजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा। निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा सशरीर। ये नहीं है कि हाजिरी आप दे के चले आए, गिरफ्तार किए हैं और हाजिरी दे के चले आए कि नहीं हमने उनको गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किए हुए हैं, बंदी में हमारे पास हैं, ये अपराध किया, ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको उपस्थित करना होगा किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर। लेकिन याद रहे कि इसमें आने का जो समय होता है, आने का समय काउंट नहीं होता है। ठीक है, आने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, यही बात आती है आपके आगे और कि अगर मान लीजिए 24 घंटे से अधिक समय तक निरुद्ध करना है, ठीक है, अगर 24 घंटे से अधिक समय तक निरुद्ध करना है तो इसके लिए भी जो है आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन होनी चाहिए। यानी मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना आप 24 घंटे से अधिक सीमा तक अभिरक्षा में नहीं रख सकते हैं, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बात आती है। ये आपकी सभी बातें जो है 22(1) और 2 के तहत थी। फिर से समझिए, 22(1) और 2 जो है आपका सामान्य दंडिक प्रक्रिया के तहत, यानी कोई अपराध आप किए हैं जिसके तहत आपकी गिरफ्तारी होती है, जिसमें आपको मुख्यतः जो 4 अधिकार प्रदान किए गए हैं वो आप समझिएगा 1 और 2 के तहत। ठीक है, 1 और 2 के तहत जो 4 अधिकार है, पहला है गिरफ्तारी हमारी क्यों की जा रही है, आप कारण बताइए। दूसरा, हम अपने रुचि के विधि व्यवसाय को कर सकते हैं, एक वकील कर सकते हैं ताकि वह हमें परामर्श दे सके और हमारा पक्ष सरकार के सामने रख सके, हमें सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, बचाव हमारा कर सके। तीसरी बात, 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना होता है। इसमें जो आने जाने का समय है वो आपका काउंट नहीं होता है, यानी कि 24 घंटे मेन वर्क टाइम होता है, जिसमें वहाँ तक ले जाने में, यानी कि जहाँ गिरफ्तारी हुई है वहाँ से वहाँ तक ले जाने में मजिस्ट्रेट के समक्ष वो समय काउंट नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, अगर 24 घंटा से अधिक समय तक गिरफ्तार करना है तो इसके लिए इसके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन होना चाहिए। यानी बगैर मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना जो है बगैर मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के 24 घंटे से अधिक तक आप अभिरक्षा में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये बात आती है। अब हम बात करते हैं, ये तो सामान्य दंडिक प्रक्रिया के तहत हो गया। दूसरा जो आपका आता है वो निवारक निरोध के तहत आता है। ठीक है, निवारक निरोध के तहत आता है, यानी 22(3) से लेकर 7 तक की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 22(3) की। ठीक है, 22(3) की बात कर लेते हैं। 22(3) जो है इसमें जो अधिकार प्राप्त हुए हैं ये जो है अभी जो हमने अनुच्छेद 1 और 2 की बात की है
वो सब अधिकार किसको नहीं प्राप्त होंगे, इसकी चर्चा की गई है। यानी 22(1) और 2 के जो चारों अधिकार दिए गए हैं वह किसको नहीं प्राप्त होगी, इसका जिक्र जो है 22(3) में दिया गया है। क्या है? पहला इसमें बात आती है अन्य देशीय शत्रु। अगर आप अन्य देशीय शत्रु देश से हैं तो, ठीक है, अन्य देशीय शत्रु, अगर आप अन्य देशीय शत्रु से संबंधित है, आपकी गिरफ्तारी हुई है, तो आपको उपयुक्त चारों अधिकार नहीं मिलेंगे। ठीक है। निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध, निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध, निरोध के अधीन निरुद्ध। ठीक है। अगर आप निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध किए गए हैं तो भी आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। यानी याद रखिएगा 22(3) जो है वह आपको यह सुविधा देता है, ये मतलब ये बात बताता है कि जो 22(1) और 2 के तहत अधिकार मिले हुए हैं वह अधिकार किन लोगों को नहीं प्राप्त होगा। जिसमें पहली बात कह रहा है कि अगर आप अन्य देशीय शत्रु से संबंधित हैं तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा, 22(1) और 2 का अधिकार आपको नहीं प्राप्त होगा। वहीं पर कह रहा है कि अगर आप जो है क्या बोलते हैं, निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किए गए हैं तो भी आपको वह अधिकार नहीं प्राप्त होगा। बात क्लियर हो गई होगी ये। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 22(4) से लेकर 7 तक की बात करते हैं, जिसमें निवारक निरोध की बात की गई है। देखिए 22(1) और 2 सामान्य दंडिक प्रक्रिया, 22(3) से लेकर के 7 तक जो है ये आपका निवारक निरोध से संबंधित दंडिक प्रक्रिया या उससे संबंधित आपकी बात आती है, जिसमें 23 जो है ये कहता है कि 22(1) और 2 में के जो अधिकार है वो किसको नहीं प्राप्त होंगे। अब 22(4) से लेकर 7 तक स्पेशली निवारक निरोध के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो हम बात करते हैं 22(4) और 7 की। ठीक है। 22(4) से लेकर के 22(7) तक की बात हम लोग करते हैं। ठीक है। 22(4) से लेकर के 22(7) तक की बात करते हैं, जिसमें निवारक निरोध दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये अंतर समझ लेना होगा कि जो आपका निवारक निरोध संबंधित मामला है वह विश्व के अन्य देशों में भी है, लेकिन वहाँ पर जो निवारक निरोध है वह आपातकाल और आपातकाल में ही केवल लागू है। लेकिन भारत में जो है निवारक निरोध आपातकाल में भी है और सामान्य समय में भी है, शांति समय में भी है। यानी आपातकाल और शांति समय दोनों समयों में ये आपके हैं, लागू होते हैं 22(4) से 7। ये अंतर है अन्य देशों से, ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये जो है किसी व्यक्ति को जो है दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि निवारक निरोध का मतलब आप समझिएगा कि जैसे कोई घटना घटित होने वाली हो, मान लीजिए कि यह अंदेशा हो कि यहाँ पर जो है सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे और दंगा फैलाने वाला ए व्यक्ति है, यानी ए व्यक्ति जो है वह इसके चलते यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा होने की संभावना है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा समझिए, तो ए व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा यानी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है। क्यों गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि इसकी वजह से यहाँ दंगा होने की मात्र संभावना है। जरूरी नहीं है कि दंगा हुआ हो या दंगा होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना है कि दंगा हो सकता है। उस संभावना के आधार पर जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसी को बोलते हैं निवारक निरोध। ठीक है। इसके लिए समय समय पर बहुत से कानून बनते रहे हैं। ठीक है। तो निवारक निरोध, बात क्लियर है। निवारक निरोध यानी कि अपराध होने से पहले, अपराध होने से बचाने के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना निवारक निरोध है। ठीक है। अब इसमें बात आती है 22(4) और 5 की पहले चर्चा करते हैं, फिर 6 और 7 की चर्चा करेंगे, 7 की चर्चा उसके बाद करेंगे। ठीक है। 22(4) और 5 की चर्चा हम लोग करते हैं। 22(4) और 22(5) की चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है। देखिए 22(4) और 5 में ये
कई प्रावधान दिए हुए हैं उस व्यक्ति के लिए जिसे आप निरुद्ध किए हैं, जिसे आप अरेस्ट किए हैं निवारक निरोध के तहत। क्या है? पहली बात यहाँ पर जो बात आती है वो ये है कि सामान्यतः जो निवारक निरोध के अधीन जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वह 3 मास तक निरुद्ध किया जा सकता है। याद रखिएगा, सामान्यतः 3 मास तक निरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, 3 मास तक व्यक्ति को जो है सामान्यतः हम निरुद्ध कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं निवारक निरोध के तहत। गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है? यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। ठीक है, बताया जाएगा। गिरफ्तारी का आधार जो है यथाशीघ्र बताना पड़ेगा कि आपको किस आधार पर हम गिरफ्तार किए हैं। ठीक है, ये 2 बातें आपका मेनली जो आती है। तीसरी बात यहाँ पर जो आती है, गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यावेदन दिया जाएगा। ठीक है, का अवसर दिया जाएगा। यानी गिरफ्तारी हुई है तो आप उस गिरफ्तारी के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन जो है दे सकते हैं, उसको देने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, अपना अभ्यावेदन कि भाई हमें निरुद्ध आप किए हैं, हमारी वजह से ये चीज़ नहीं होनी है, तो हम अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं गिरफ्तारी के विरुद्ध कि हमारी वजह से ये संभव नहीं है। ठीक है, अगर व्यक्ति को 3 मास से अधिक निरुद्ध करना है, 3 मास से अधिक समय तक निरुद्ध करना है, तो उसके लिए कुछ विशेष बातें आपको रखनी होगी। निरुद्ध किया जा सकता है इनको 3 मास से अधिक, कब, किन परिस्थितियों में? यहाँ पर बात आती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित, किससे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश से गठित, जिस एक समिति गठित होगी, एक कमेटी गठित होगी जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से के गठित सलाहकार बोर्ड की राय में निरोध करने का पर्याप्त कारण दिखाया गया हो। यानी अगर 3 मास से अधिक तक हमें निरुद्ध करना है तो ये जरूरी है कि यहाँ पर जो है सलाहकार बोर्ड जो गठित होगी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, वो ये बताए कि पर्याप्त कारण है जिससे इन्हें लंबे समय तक और गिरफ्तारी की जा सकती है। तो और दूसरी बात, यहाँ पर इस आधार पर 3 माह से अधिक समय तक रखा जा सकता है। दूसरे कौन से आधार हैं? दूसरे आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति संसद द्वारा इसके बारे में कोई अगर विधि बनाई गई है, उस विधि के अधीन कोई बात आती है तो है वहाँ पे गिरफ्तारी अधिक समय तक रखी जाएगी। यानी समय समय पर इससे संबंधित गिरफ्तारी के विधि भी आती है, तो उन विधियों को लेकर के जितने समय तक गिरफ्तारी का मामला है वो जो है आपका आता है, उतने समय तक गिरफ्तार रख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 22/7 की, जिसके तहत जो है संसद की विधियां आपकी आ जाती हैं। 22/7, ठीक है, 22/7 में क्या है? संसद जो है कुछ विशेष जो प्रावधानों के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों को कुछ विशेष संबंध में जो है विधि बना सकती है इसको लेकर के। ठीक है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं? पहली परिस्थिति जो कहती है कि किन मामलों में जो है व्यक्ति सलाहकार बोर्ड की राय में बिना जो है 3 माह से अधिक गिरफ्तार जो नहीं किया जा रहा है, वो आपका जो है, यानी देखिए पहला जो बिंदु आता है, देखिए क्या है, संसद जो है इन संबंध में विधि बना सकती है। कौन कौन से संबंध में विधि बना सकती है? पहला कि सलाहकार समिति जो है किन परिस्थितियों में या किन मामलों में किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय में 3 माह से अधिक समय तक निरुद्ध किया जा सकता है। मतलब अभी क्या था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गठित सलाहकार बोर्ड अगर कहती है कि पर्याप्त कारण है अधिक लंबे समय तक गिरफ्तार किया जाए, तो वह अधिक लंबे समय तक गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, लेकिन
बात यहाँ पर फिर आ जाती है कि इस पे कानून कौन बनाएगा। तो 22(7) के तहत संसद कानून बनाएगी कि वो कौन से आधार हैं जिसके आधार पर ये माना जाता है कि सलाहकार बोर्ड ये समझे कि नहीं ये आधार हैं जिसके चलते अब इनको 3 माह से अधिक समय तक निरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात आती है यहाँ पर निवारक निरोध विधि के अधीन कोई व्यक्ति किन मामलों में कितनी अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है, ये संसद विधि बनाती है। ठीक है, यानी संसद विधि ये बनाती है कि किन मामलों में कितनी समय तक गिरफ्तारी होगी, ये भी निर्धारण संसद करती है। यानी जो है सलाहकार बोर्ड की निगाह में कौन सा आधार होगा जिसे 3 माह से अधिक तक समय तक गिरफ्तार किया, वो आधार भी संसद निर्धारित करती है। और संसद ये भी निर्धारित करती है कि किन परिस्थितियों में अधिक अवधि तक जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, किस मामलों में जो है ऐसा होता है। ठीक है, तीसरी बात ये आपकी आती है संसद जो विधि बना रही है उसको किस में कर सकती है, सलाहकार बोर्ड की राय देने के लिए की जाने वाली जांच कौन सी अपनाई जाए, क्या प्रक्रिया होगी, इसका भी निर्धारण संसद करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कई कानून बने, जैसे आपका निवारक निरोध अधिनियम 1950 बना, निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम, ठीक है, निरोध अधिनियम आपका बना 1950। ठीक है, 1950 आपका बनता है। ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम 1950। 31 दिसंबर 1969 को आया। नजरबंदी की अवधि इसमें 1 साल थी। ठीक है, और इसे जो है प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट कहा गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा कानून आता है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, यानी जिसे आप जो है मीसा के नाम से जानते हैं, मीसा। ठीक है, मीसा। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। ठीक है, अमेंडमेंट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो ये आपका जो है आता है यहाँ पर 1971 में। इसके तहत जो है 21 माह तक जो है गिरफ्तारी की जा सकती है। ठीक है, किसी भी परामर्शदाता मंडल के परामर्श के बिना आपातकाल में भी जो है 21 माह तक जो है नजरबंद किया जा सकता है, 21 माह तक नजरबंद किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम, कॉफी पोसा आता है। ठीक है, कॉफी पोसा आता है। कॉफी पोसा से जो है 2 वर्ष तक गिरफ्तारी की जा सकती है। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसे आप कहते हैं रासुका आता है। ठीक है, रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आता है आपका। ठीक है, इसके तहत जो है आपका गिरफ्तारी जो है और बढ़ा दी जाती है, और उसमें ये आपका आता है 1980 में। ठीक है, इसको जो है एकता और अखंडता को आधार बनाकर जो अगर खतरा उत्पन्न हो रहा है तो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। आतंकवाद विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम 1985 में आता है, जो है 1985 में आता है, जिसे आप टाडा कहते हैं, टाडा। ठीक है, TADA, टाडा। ठीक है, टाडा जो आपका है 1985 में आता है। 6 माह तक यानी 180 दिनों तक गिरफ्तारी का प्रावधान इसमें था, और 23 मई 1995 को जो है इसकी अवधि समाप्त हो गई। आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 आता है, जिसे आप पोटा कहते हैं। ठीक है, पोटा। ठीक है, पोटा कहते हैं, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, आतंकवाद निरोधक अधिनियम जो है आपका 2002 में आता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका 1 माह के 10 दिन से 1 माह के भीतर जो है आपका किया जाना था, यानी कि इसकी समीक्षा समिति की जानी थी। ठीक है, यानी क्या है, प्राथमिकी यानी कि FIR की पुष्टि पुलिस निदेशक एवं संबंधित समिति द्वारा 10 दिन से 1 माह के भीतर किया जाना आवश्यक है, तथा अभियुक्त गिरफ्तार की सूचना तत्काल जो है आपको देनी पड़ेगी उसके परिवार को। अगर आप पोटा के तहत गिरफ्तार किए हैं, उसके परिवार को तत्काल सूचना आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और पुलिस हिरासत में अधिकतम 30 दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है इसके तहत। ठीक है, इसके बाद आपका आता है गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम। ठीक है, निवारण अधिनियम
तो ये जो है आपका आता है 1967 में ही बनाया गया था, लेकिन 2004 में आपका ये लागू हो पाता है। 2004 में इसे जो है लागू किया जाता है। अगर हम इसके प्रावधान की बात करें निवारक निरोध के, तो निवारक निरोध अधिनियम जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो ये आपका जो है एक अनुच्छेद रहा जिसकी चर्चा हम लोग किए। अगली क्लास में जो है अगले मूल अधिकार को लेकर हम उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।